Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriEdit. This is our free lecture series for IPS A4 mains examination, and this will also be helpful in other agriculture related exams. I am your mentor Mohit Gupta. I have completed my undergraduation from College of Agriculture Pune, and I secured All India rank 26 in ICAR PG examination, and currently I am pursuing my masters at IRI Karnal Hub IIWR in soil science discipline. So in the last video, we started the topic soil physics. And in this video, we are going to cover the remaining topics related to soil physics. So let's start. First is porosity. Porosity is the volume of pores out of the total volume of the soil. ठीक है, जितना भी आपका सॉइल का वॉल्यूम है, मान लेते हैं ये आपका पूरा सॉइल है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है ये। इसमें पोर्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ पोर्स, ये पोर्स कितने प्रेजेंट है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, उसी को बोलते हैं पोरोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में से पोर का वॉल्यूम कितना है, उसी को हम बोलते हैं पोरोसिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 0.3 से 0.6 के बीच में, ठीक है। ऑन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस while the bulk density reduces. Okay, in the last video we discussed that bulk density is inversely related to volume, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में मिलाने पर पोरोसिटी सॉइल की इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। पोरोसिटी इंक्रीज कर जाती है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो बताओ बल्क डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दीज आर इनवर्सली रिलेटेड, है ना। बल्क डेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। सो ऑन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग इन पोरोसिटी वॉल्यूम इंक्रीजेस, and due to increase in volume bulk density decreases. Okay, then there are two types of pores present. First one is macropores and second one is micropores. Macropores are also known as non-capillary pores. Okay, these are large in size and there is easy movement of air and water through macropores. क्योंकि इनका साइज लार्ज होता है तो इनमें से इजी मूवमेंट हो सकता है एयर का और वाटर का, ठीक है। एंड दीज मैक्रोपोर्स आर कॉमनली फाउंड इन द सैंडी सॉइल। मेजरली जो मैक्रोपोर्स है वो कौन सी सॉइल में मिलते हैं, सैंडी सॉइल में मिलते हैं। ऐसे अगर हम बात करें माइक्रोपोर्स की, तो माइक्रोपोर्स आर ऑल्सो नोन एज कैपिलरी पोर्स, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्रोपोर्स आर ऑल्सो नोन एज कैपिलरी पोर्स और नॉन कैपिलरी पोर्स। सो मैक्रोपोर्स आर नॉन कैपिलरी पोर्स एंड माइक्रोपोर्स आर कैपिलरी पोर्स। ओके, माइक्रोपोर्स, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, है ना। यानी मैक्रो मतलब लार्ज इन साइज, माइक्रो मतलब स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो माइक्रोपोर्स छोटे साइज के होंगे, ठीक है। रेस्ट छोटे साइज के होंगे तो मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर थोड़ा इसमें रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, थोड़ा कम मूवमेंट होगा एयर और वाटर का थ्रू माइक्रोपोर्स। ओके, एंड लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स आर प्रेजेंट इन द क्ले सॉइल, ठीक है। मैक्रोपोर्स तो ज्यादा किस में मिलेंगे, सैंडी सॉइल में, और माइक्रोपोर्स किस में ज्यादा मिलेंगे, क्ले सॉइल में। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉइल कलर, ठीक है। सॉइल कलर इज डिटरमाइंड यूजिंग द मुनसेल कलर चार्ट, ठीक है। मुनसेल कलर चार्ट का किसमें यूज करते हैं, सॉइल कलर को डिटरमाइन करने में। ओके, देयर आर 199 डिफरेंट कलर्ड स्ट्रिप्स अवेलेबल in Munsell color chart and each color strip has 3 components, ठीक है। मुंसल कलर चार्ट में 199 डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स होती है और हर एक कलर स्ट्रिप्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, विच आर ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा, ठीक है। 3 कंपोनेंट होते हैं हर एक स्ट्रिप के, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। ह्यू की अगर हम बात करें तो ह्यू रिप्रेजेंट द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, दैट इज रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। किस कलर की सॉइल है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर क्या है, रेड, येलो, ग्रीन। ये कौन शो करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, ह्यू, ठीक है। वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू रिप्रेजेंट द रिलेटिव लाइटनेस, ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ द कलर, ठीक है। कैसी है, रेड कलर में भी लाइट रेड है, ब्राइट है, डार्क है,
ये कौन रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एंड वैल्यू की वैल्यू किस रेंज में होती है? 0 to 10, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो कहां तक होती है? 0 से 10 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ऐसे ही क्रोमा, क्रोमा रिप्रेजेंट द प्योरिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द कलर, की वो कलर कितना प्योर है। ठीक है, या किस स्ट्रेंथ में है, ब्राइट वगैरह कैसा है वो कलर, प्योरिटी कितनी है उस कलर की, ये कौन रिप्रेजेंट करता है? क्रोमा। और इसकी वैल्यू रेंज होती है 0 to 8 के बीच में। ये आपको याद रखना है, वैल्यू की रेंज कहां तक होती है? 0 से लेके 10 तक। और क्रोमा की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 8 तक। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं HD, ठीक है, ह्यू, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, ठीक है, ऐसे ही बी, ठीक है, V फॉर वैल्यू एंड B फॉर ब्राइटनेस। ठीक है, ऐसे ही क्रोमा, क्रोमा वगैरह के टेलीविजन आपने देखे होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो क्या देते हैं? क्लियरिटी, है ना, पिक्चर क्लियरिटी, क्लियरिटी मतलब प्योरिटी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। HD, ह्यू रिप्रेजेंट द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर। VV, वैल्यू रिप्रेजेंट द रिलेटिव ब्राइटनेस, डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द कलर। ठीक है, एंड क्रोमा रिप्रेजेंट द क्लैरिटी, दैट इज प्योरिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द कलर। ओके, एंड जब हम इसको लिखते हैं तो जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 YR 5/6। ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से जो ये 2.5 YR है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यू को, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को, एंड ये 6 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमा को। ठीक है, तो ऐसे इसका लिखा जाता है इसको, 2.5 YR 5/6, इसमें से 2.5 R इज 5/R इज ह्यू, 5 इज वैल्यू एंड 6 इज क्रोमा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सॉइल वाटर की, तो जो ये वाटर होता है इसका स्ट्रक्चर होता है वी शेप्ड, इसको बेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये इन्वर्टेड वी शेप का दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इन्वर्टेड वी शेप का ये, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन पे लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स में से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये तो शेयरिंग में चला जाता है इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एच वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इन 6 में से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। बाकी ये जो दो लोन पेयर्स बचे, ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर, ये पेयर में है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो है मतलब पेयर में है। ठीक है, और यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर बनाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने लोन पेयर बनाएंगे? 2 लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। ठीक है, अभी जब ये लोन पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग तो की नहीं है इन वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, तो इनके बीच में क्या लगता है? रिपल्शन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता था लीनियर, ये बैंड ही क्यों बना या वी शेप ही क्यों बना? ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये लीनियर भी तो हो सकता था, क्योंकि जो ये लॉन पेयर है,
ये जो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं दो, इनके बीच में क्या लगता है, रिपल्शन। इस रिपल्शन के कारण जो ये हाइड्रोजन है इस पे यहाँ पे फोर्स लगता है। इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड पे ये जो बॉन्ड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, इस पे भी फोर्स लगता है। इसकी वजह से इसकी शेप कैसी हो जाती है, वी शेप की, इन्वर्टेड वी शेप हम बोल सकते हैं। ठीक है। और जो ये एंगल होना चाहिए था 180 डिग्री, ये रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री। ठीक है। ये एंगल आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द एंगल, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये होता है 104.5 डिग्री। ठीक है। अभी लेंथ भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ये लेंथ भी आपसे पूछी जा सकती है कि जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये लेंथ है ये कितनी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये होती है 0.97 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली यहाँ पे 0.97 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एंड जो ये दो हाइड्रोजन है इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी आपको याद रखनी है, और ये भी आपको याद रखनी है। साथ में ये जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री का, ये भी आपको याद रखना है। कितने लोन पेयर्स होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी शेप क्या होती है, बी शेप या बैंड शेप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ भी इसमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। एक और, डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की डायमीटर भी आपसे पूछी जा सकती है, विच इज 2.64 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 0.97 एंगस्ट्रॉम, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2.64 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसा सर्किल में ही तो होगा वाटर मॉलिक्यूल, ये ऐसे। ठीक है। तो इनकी डायमीटर अगर आपसे पूछी जाए तो 2.64 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इसके सिवाय कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं वाटर की, वो भी आपको याद रखनी है, लाइक डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कितनी होती है, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज 1 ग्राम पर सीसी। ओके। देन हाइड्रोजन इज वन ऑफ द one of the most reactive substance because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ये हाइड्रोजन H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है। एक पॉइंट ये, दूसरा ये, एंड थर्ड पॉइंट, H2O क्या होता है, एक H2O इज अ डाइपोलर। वेट, फर्स्ट जो था डेंसिटी वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विच इज 1 ग्राम पर सीसी। सेकेंड पॉइंट हो गया कि मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड पॉइंट हो गया अपना कि ये डाइपोलर होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज अ डाइपोलर। अब नाम से समझ में आ रहा है डाइपोलर मतलब क्या होगा, डाई मतलब दो, और पोलर मतलब पोल्स, या फिर हम कह सकते हैं चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस इसके ऊपर होंगे। दो चार्जेस कौन कौन से, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है। कौन से हैं वो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, तो हाइड्रोजन जब ब्रेक होता है तो किस पॉजिटिव चार्ज में ब्रेक होता है, H+ में। साथ में नेगेटिव चार्ज कौन सा जनरेट होता है, OH-। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, ये डाइपोलर मॉलिक्यूल है। ओके। जैसे अगर NaCl, NaCl को अगर पानी में मिलाएंगे तो ये किस में ब्रेक होगा,
Na+ में एंड Cl- में। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ये नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा OH- की तरफ, और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है Cl- ये वाटर के पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट इज H+ की तरफ। ठीक है, सो वाटर इज अ डाइपोलर। ओके, सो दिस इज अबाउट वाटर। देन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था? ब्रिक्स ने दिया था 1897 में। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर वाज गिवन बाय ब्रिक्स इन 1897, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि कितने पार्टों में डिवाइड किया? 3 पार्टों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट हेल्ड इन द सॉइल। ठीक है, ये पानी जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो पार्ट होता है जो कि सॉइल में रुकता नहीं है, नॉट हेल्ड इन द सॉइल। ठीक है, एंड ड्रेन्स इजीली अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, जब बारिश होती है तो सॉइल में पानी भरता है, लेकिन ये जो पानी है ग्रेविटेशनल वाटर, ये वो पार्ट है पानी का जो सॉइल में रुकता नहीं है और ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे इजीली ड्रेन हो जाता है। ठीक है, वाटर इन एक्सेस वाटर इन एक्सेस ऑफ फील्ड कैपेसिटी इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी के बाद जो जो भी एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर, क्योंकि ये इजीली नीचे ड्रेन हो जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और इस वाटर के लिए जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो कितना होता है? लेस देन 1/3 ATM। ठीक है, लेस देन 1/3 ATM। ओके, देन कैपिलरी वाटर। दिस वाटर is held by the surface tension forces as a continuous film around the particle। ठीक है, ये जो है सरफेस टेंशन फोर्सेस की वजह से ये जो पानी है वो हेल्ड रहता है एक कंटिन्यूस फिल्म की फॉर्म में अराउंड द पार्टिकल्स। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड कंटिन्यूस फिल्म की तरह ये पार्टिकल, ये जो पार्ट है वाटर का, कैपिलरी वाटर, ये हेल्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ विच फोर्सेस? सरफेस टेंशन फोर्सेस। ओके, सिंपल हम बोल रहे हैं कि ये सॉइल जो है इस पार्टिकल के चारों तरफ एज ए फिल्म कैपिलरी वाटर जो है वो हेल्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेस। ठीक है, इट इज हेल्ड इन द कैपिलरी पोर्स सो स्ट्रांगली दैट ग्रेविटी कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम द सॉइल। और ये पानी जो है सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ इतने फोर्स से हेल्ड रहता है, इतने स्ट्रांगली हेल्ड रहता है कि ग्रेविटी की हेल्प से ये पानी नीचे की साइड नहीं जा सकता, नीचे ड्रेन नहीं हो सकता। जो पानी ग्रेविटी की हेल्प से नीचे ड्रेन हो जाता है वो ग्रेविटेशनल वाटर है, जो नहीं हो पाता वो कैपिलरी वाटर है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दिस इज हेल्ड टाइटली ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, जो सॉइल कोलॉइडल पार्टिकल्स है उनकी सरफेस पर जो वाटर टाइटली हेल्ड रहता है उसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड कौन सा फोर्स इनको हेल्ड करके रखता है? फोर्स ऑफ एडेशन। एडेशन मतलब वो, एडेसिव फोर्स मतलब वो फोर्स जो तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगता है। मान लीजिए सॉइल पार्टिकल है और ये वाटर पार्टिकल है, जो ये वाटर पार्टिकल और सॉइल पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है ये कौन सा है? फोर्स ऑफ एडेशन। ठीक है, एडेसिव फोर्सेस की वजह से हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ टाइटली हेल्ड रहता है। ठीक है, कैपिलरी वाटर भी नीचे ड्रेन नहीं होता ग्रेविटी की हेल्प से, है ना, क्योंकि उस पे कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं? कैपिल सॉरी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्सेस। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल वाटर तो इजीली नीचे ड्रेन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ठीक, ग्रेविटेशनल वाटर जो है उस पे कितना सॉइल मॉइस्चर टेंशन लगता है? लेस देन 1/3 ATM। कैपिलरी वाटर पे, कैपिलरी वाटर पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है 1/3 ATM से लेके 31 ATM के बीच में। ठीक है, और मोर देन अगर 31 ATM में 31 बार है तो वो होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। पहला ये कि ग्रेविटेशनल वाटर, वो पानी का वो पार्ट जो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी नीचे इजीली ड्रेन हो जाता है, वो है आपका ग्रेविटेशनल वाटर। और इसके लिए जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो होता है लेस देन 1/3 ATM। ठीक है, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो आपके सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ कंटिन्यूस फिल्म की तरह हेल्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेस। ठीक है, and this water cannot be easily removed with the help of gravity because this water is held tightly on the surface of the soil particles
strongly with the help of surface tension forces. And the soil moisture tension for this water, capillary water, is 1 by 3 atm to 31 atm. Okay. And hygroscopic water की अगर बात करें तो this water is held tightly on the surface of the colloidal particles. ठीक है, colloidal particles की surface पे tightly held रहता है ये water with the help of adhesive forces. And the soil moisture tension for hygroscopic water is greater than 31 atm या greater than 31 bar. Okay. Then बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला है अवेलेबल वाटर. अवेलेबल वाटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वेहमेयर एंड हेनरिक्सन ने. ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि अवेलेबल वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? वेहमेयर एंड हेनरिक्सन ने. ठीक है. दिस वाटर इज रिटेन्ड इन द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. ठीक है, अवेलेबल वाटर कौन सा वाटर अवेलेबल होगा प्लांट्स के यूज के लिए जिस पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन कहां से कहां तक लगे? 1/3 एटीएम या 1/3 बार से लेके 15 बार्स तक के सॉइल मॉइस्चर टेंशन वाला पानी प्लांट के लिए अवेलेबल होता है. देखें एक बार पिछला वाला कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर में पानी कौन से मॉइस्चर टेंशन से कहां तक अवेलेबल होता है? 1/3 एटीएम से 31 एटीएम तक. मान लेते हैं कि ये आपका कैपिलरी वाटर है. कहां से कहां तक? 1/3 एटीएम से लेके 31 एटीएम तक. ठीक है, तो बीच में इसमें कहीं 15 भी पड़ा होगा, 15 एटीएम. ठीक है, तो कैपिलरी वाटर तो कहां से कहां तक होता है आपका? 1/3 एटीएम सक्शन प्रेशर से लेके 31 एटीएम सक्शन प्रेशर तक. ठीक है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन तक. लेकिन जो अवेलेबल वाटर है वो आपका कहां से कहां तक अवेलेबल होता है? 1/3 एटीएम से. मतलब प्लांट कहां तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट को अगर सॉइल मॉइस्चर टेंशन 1/3 एटीएम से लेके 15 एटीएम तक है. यानी दिस पार्ट ऑफ द कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल वाटर. ठीक है, समझ में आया कुछ कि ये कैपिलरी वाटर जो है वो कहां से कहां तक है? 1/3 एटीएम से लेके 31 एटीएम तक. जिसमें 1/3 एटीएम से लेके 15 एटीएम तक का जो वाटर है इस सॉइल मॉइस्चर टेंशन के बीच का जो वाटर है उसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे हम बोलते हैं अवेलेबल वाटर. और उसके बाद वाला अनअवेलेबल. ठीक है, दिस अवेलेबल वाटर इज यूजफुल फॉर प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स इस अवेलेबल वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अवेलेबल वाटर कंटेंट कहां से कहां तक होता है? फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक. फील्ड कैपेसिटी पे आपका प्रेशर जो होता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन वो होता है 1/ATM 1/3 एटीएम. और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे होता है 15 एटीएम. तो 1/3 एटीएम से लेके 15 एटीएम तक का पानी जो है उसे बोलते हैं अवेलेबल वाटर. अनअवेलेबल वाटर जो भी वाटर जिसका सक्शन प्रेशर या फिर सॉइल मॉइस्चर टेंशन 15 बार से ज्यादा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनअवेलेबल वाटर. ओके. देन सुपरफ्लुअस वाटर, वाटर विच इज रिटेन्ड इन द सॉइल बियॉन्ड द फील्ड कैपेसिटी सॉइल मॉइस्चर. ठीक है, सॉइल फील्ड कैपेसिटी सॉइल मॉइस्चर के बाद का जितना भी पानी है उसे हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस वाटर. इसमें क्या क्या आता है आपका? ग्रेविटेशनल वाटर आता है और कुछ पोर्शन किसका आता है? कैपिलरी वाटर का. ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट कैपिलरी वाटर का किसके अंडर आता है? सुपरफ्लुअस वाटर के. ठीक है, तो अवेलेबल वाटर वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है. किसने दिया था? वेहमेयर एंड हेनरिक्सन ने. एंड अवेलेबल वाटर कहां से कहां तक किस सॉइल मॉइस्चर टेंशन से किस सॉइल मॉइस्चर टेंशन तक का पानी अवेलेबल वाटर बोला जाता है? 1/3 एटीएम से लेके 15 एटीएम. 1/3 एटीएम होता है फील्ड कैपेसिटी का सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड 15 एटीएम होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का. इसलिए हम बोल रहे हैं कि अवेलेबल वाटर कंटेंट कहां से कहां तक अवेलेबल है? फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, यानी 1/3 एटीएम से लेके 15 एटीएम तक. ठीक है, ओके. नाउ वी विल सी सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स. ठीक है,
सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स एक तरीका होता है कि आपकी सॉइल में मॉइस्चर कितना है, किस लेवल पे, किस मात्रा में आपका, किस क्वांटिटी में मॉइस्चर प्रेजेंट है सॉइल में, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें, लाइक if there is a soil in a field, there is a soil, and heavy rainfall due to heavy rainfall or due to irrigation, all the pores of the soil, all the pores of the soil filled with filled with water. ठीक है, air has been removed from these pores and water is filled in this water is filled in this these pores. ठीक है, now after 2 to 3 days द एक्सेस वाटर फ्रॉम द मैक्रोपोर्स। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दो तरीके के पोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स एंड मैक्रोपोर्स। मैक्रोपोर्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के पोर्स होते हैं और उनमें से इजीली मूवमेंट होता है एयर एंड वाटर का। ठीक है, तो 2 से 3 दिन मतलब जो ये मैक्रोपोर्स हैं, इनमें से जो पानी है वो ड्रेन होने लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से इन मैक्रोपोर्स में से, मैक्रोपोर्स की बात कर रहा हूं मैं, मैक्रोपोर्स में से वाटर जो है वो ड्रेन होने लगेगा, क्योंकि मैक्रोपोर्स में से इजीली मूवमेंट होता है एयर एंड वाटर का। तो 2 से 3 दिन के बाद इन मैक्रोपोर्स में से कंप्लीटली जो है वाटर जितना रिमूव होना है वो रिमूव हो जाएगा। 2 3 दिन के बाद ये जो वाटर की मूवमेंट है, ड्रेनेज जो है वाटर का, वो थोड़े दिन बाद 2 से 3 दिन के बाद रुक जाएगा। ठीक है, जब वाटर ड्रेन होना रुक जाएगा, तो एट दैट कंडीशन द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सॉइल इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। तो व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर held in the soil after excess water has drained away from the macropores आफ्टर हैवी रेनफॉल एंड इरिगेशन। सिंपल है कि जब एक हैवी रेनफॉल हो या इरिगेशन हो और सारे सैचुरेटेड कंडीशन आ जाए, सारे पोर्स जो है पानी से भर जाए, तो मैक्रो पोर्स में से जो है पानी ड्रेन होने लगेगा। 2 से 3 दिन के बाद ये जो ड्रेनेज की प्रोसेस है या जो वाटर के नीचे जाने की प्रोसेस है, वो अबाउट नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, सारा पानी जितना भी निकलना था वो निकल जाएगा। एट दैट कंडीशन जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होगा या फिर जितना वाटर हेल्ड होगा सॉइल में, उसे हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज द अपर लिमिट ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ द एबिलिटी ऑफ अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स। हमने देखा जो अवेलेबल वाटर होता है वो कहां से कहां तक होता है? फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक, पीडब्ल्यूपी तक। तो ये जो फील्ड कैपेसिटी है ये अपर लिमिट है वाटर अवेलेबिलिटी की। ठीक है, एंड सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज अराउंड 0.1 बार टू 0.3 बार। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी इज 0.1 बार टू 0.3 बार। 0.1 बार फॉर 0.1 बार फॉर लाइट सॉइल्स एंड 0.3 बार फॉर हैवी सॉइल्स। ठीक है, तो ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन हो गया एट फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, देन विल्टिंग कोएफिशिएंट या फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो पीडब्ल्यूपी जो होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रिक्स एंड शैंट्स ने इन 1912। द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाज गिवन बाय ब्रिक्स एंड शैंट्स इन 1912। ठीक है, सॉइल विल्टिंग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट विच द विल्टेड प्लांट फेल्स टू रिकवर इट्स टर्जिडिटी इवन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सैचुरेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन धीरे धीरे मान लो कम होने लगा, कम होने लगेगा तो प्लांट को वाटर अवेलेबल नहीं होगा, प्लांट ड्राई करने लगेगा, विल्ट करने लगेगा। ठीक है, मुरझाने लगेगा, सिंपल वे में हम बोले तो प्लांट मुरझाने लगेगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी होती है जब प्लांट मुरझा जाता है और हम पानी उसको देते हैं वापस, तो वो वापस रिजुवनेट हो जाता है, वापस प्लांट जो है खिल जाता है। ठीक है, मतलब सीधा हो जाता है, टर्जिडिटी अपनी वापस गेन कर लेता है। ठीक है, जो उसने पानी ना होने की वजह से अपनी टर्जिडिटी लॉस कर दी थी,
अगर हम उसको वापस पानी दे दें तो वो अपनी टर्जिडिटी को गेन कर लेता है। लेकिन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो मॉइस्चर टेंशन है जहां पर अगर हम विल्टेड प्लांट को फिर से इनफ अमाउंट में पानी दें, ठीक है, तो भी वो प्लांट अपनी टर्जिडिटी को वापस गेन नहीं करता है। इसीलिए इसको हमने बोला है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वाई परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज परमानेंट? बिकॉज at this moisture tension, if we give excess amount of water to the wilted plant, even after that the plant will not gain its turgidity again. ठीक है, that's why it is permanent wilting point. ठीक है, and it is considered as the lower limit of the water availability to the plants. ठीक है, ये हमने देखा फील्ड कैपेसिटी जो है वो अपर लिमिट है वाटर अवेलेबिलिटी की, and permanent wilting point is lower limit of water availability to the plants. ठीक है, at this stage plants is unable to supply the required amount of water to the plants. ठीक है, यहाँ पर प्लांट जो है वो अनेबल होता है रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर को खींचने के लिए, या फिर हम बोलते हैं सॉइल से इनफ अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता प्लांट। ठीक है, एंड सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज 15 बार। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अपर लिमिट किसे कहते हैं, ठीक है, प्लांट वाटर एबिलिटी की अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है। ठीक है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ब्रिक्स एंड शैंड्स ने दिया था, 1912 में दिया था। सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है फील्ड कैपेसिटी के लिए, 0.1 बार से 0.3 बार, 0.1 बार फॉर लाइट सॉइल्स, 0.3 बार फॉर हैवी सॉइल्स। ठीक है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के लिए सॉइल मॉइस्चर टेंशन 15 बार होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें द स्टेज एट विच इट अकर्स, जो ये परमानेंट बिल्डिंग जिस स्टेज पर होती है उसे हम बोलते हैं परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। एंड द सॉइल मॉइस्चर टेंशन held at this stage held at this stage अच्छा, यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर, percentage amount of water held by the soil held by the soil at this stage is wilting coefficient. wilting coefficient or critical moisture point, critical moisture point। ठीक है, जिस स्टेज पर ये परमानेंट बिल्टिंग होती है उसे हम बोलते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है सॉइल में उसे हम बोलते हैं बिल्टिंग कोफिशिएंट या फिर क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। ओके, hygroscopic coefficient is the amount of water retained in the soil when an air dried soil is kept in a nearly saturated environment until it absorbs no more water। ठीक है, कोई भी एयर ड्राइड सॉइल है, एयर ड्राइड सॉइल मतलब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ठीक है, ऐसी सॉइल को अगर हम पानी दें जितना चाहिए, मतलब एक्सेस अमाउंट में वाटर दें, तो ये कितना पानी एब्जॉर्ब करे कि जिसके बाद ये पानी एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर दे। मतलब इसको ऐसे सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में रखना है, मतलब पानी वाले एनवायरनमेंट में रखना है कि ये जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है उतना करे। फिर इसमें कितना पानी अवेलेबल है उस टाइम पर जब ये पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, मतलब एकदम सैचुरेट हो जाती है कि अब इससे ज्यादा पानी इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उस टाइम पे इस एयर ड्राइड सॉइल में कितना पानी है उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट। ठीक है, और सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट इज 31 बार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी के लिए 0.1 से 0.3 बार। आई एम रिपीटिंग बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड कैपेसिटी एट सॉरी सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी इज 0.1 to 0.3 बार, एंड सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज
15 bar, and at hygroscopic coefficient soil moisture tension is 31 bars. Okay. Then ये एक टेबल है, इससे आप इजीली याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. एट सैचुरेशन पॉइंट द सॉइल वाटर पोटेंशियल इज 0. ठीक है. सॉइल वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सैचुरेटेड लेवल पे कितना होता है, 0 होता है. मतलब जहां पे मैक्सिमम वाटर अवेलेबल है प्लांट के लिए उसको हमने 0 लेवल माना है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी. एट सैचुरेशन देयर इज अ मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी, या फिर maximum water holding capacity will be there at saturation, and soil water potential is 0 at saturation. Okay. Then field capacity के लिए हमने देखा 1/3 बार, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के लिए 15 बार, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के लिए 31 बार, ग्रेविटेशनल वाटर के लिए ग्रेटर देन 1/3 बार, कैपिलरी वाटर के लिए 1/3 से 31 बार, अवेलेबल वाटर के लिए सॉरी यहाँ पे आएगा 1/3 बार से 15 बार. ठीक है. 1/3 बार से 15 बार. ओके. देन प्रेशर प्लेट एपरेटस जो होता है वो कितने तक मेजर कर सकता है, 15 बार तक पोटेंशियल को जो है मेजर कर सकता है. ये लिमिट आपको याद रखनी है कि प्रेशर प्लेट एपरेटस कैन मेजर अप टू हाउ मच सॉइल मॉइस्चर टेंशन, अप टू 15 बार्स. ओके. प्रेशर मेम्ब्रेन 100 बार्स तक कर सकती है. जिप्सम ब्लॉक 1/3 बार से 15 बार तक. एयर ड्राई सॉइल का पोटेंशियल कितना होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है, 1000 बार. एंड ओवन ड्राई सॉइल के लिए होता है 10,000 बार्स. सैचुरेटेड फ्लो के लिए होता है ग्रेटर देन 1/3 बार, और अनसैचुरेटेड फ्लो के लिए होता है लेस देन 1/3 बार. ये सारी टेबल्स आपको याद रखनी है. ठीक है. इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस टेबल. ओके. देन हम बात करते हैं पीएफ वैल्यूज की. पीएफ वैल्यूज ये क्या होता है, सबसे पहले तो पीएफ जो टर्म है वो किसने दिया था, शोफील्ड ने. कब दिया था, 1935 में. शोफील्ड गेव द टर्म पीएफ इन 1935. लाइक पीएच जो टर्म है वो आपका किसने दिया है, सोरेनसन ने. ठीक है. पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है. ऐसे ही पीएफ क्या होता है, पीएफ क्या होता है, लॉग ऑफ सेंटीमीटर हाइट, log of centimeter height of water column. Log of centimeter height of water column to give necessary suction. तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं पीएफ को, log of centimeter height of water column to give necessary suction. ठीक है. तो ये बात हो गई पीएफ वैल्यूज की, ये पीएफ की. और पीएफ वैल्यूज आपको याद रखनी है. फील्ड कैपेसिटी के लिए होती है 2.5, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए 4.18. ठीक है. हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के लिए है 4.5, एयर ड्राई सॉइल के लिए 6, ओवन ड्राई सॉइल के लिए 7, ड्राई कंसिस्टेंसी के लिए ये होती है 4.5. ठीक है. वेट या सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के लिए होती है 4.5 से 2.8 के बीच में. ठीक है. प्लास्टिक कंसिस्टेंसी के लिए है 2.8 से 0.5. स्टिकी कंसिस्टेंसी के लिए 0 से 0.5. ठीक है. विस्कस कंसिस्टेंसी के लिए 0. ये सारी कंसिस्टेंसीज जो है हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं. ठीक है. पीएफ वैल्यूज वहां पे नहीं बताई थी, यहाँ पे आप देख लीजिए. ये सारी पीएफ वैल्यूज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉइल वाटर कंसिस्टेंसीज के लिए. ठीक है. अपर प्लास्टिक लिमिट के लिए होती है 0.5 एंड लोअर प्लास्टिक लिमिट के लिए होती है 2.8. यानी प्लास्टिक कंसिस्टेंसी कहां से कहां तक होगी, 0.5 से लेके 2.8 पीएफ वैल्यू तक. और 0.5 जो है वो अपर प्लास्टिक लिमिट है, और 2.8 जो है वो लोअर प्लास्टिक लिमिट है. यहाँ पे आप गलत ना करें एग्जाम में, ये ध्यान रखना. 2.8 जो है वो लोअर प्लास्टिक लिमिट है, और
0.5 जो है वो अपर प्लास्टिक लिमिट है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करनी है, आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। ठीक है, फर्स्ट वन इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इट इज द डाउनवर्ड एंट्री और मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। ठीक है, जो डाउनवर्ड एंट्री होती है, या फिर हम इससे बोलते हैं फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। ठीक है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज इनफिल्ट्रेशन। इट इज द डाउनवर्ड एंट्री या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस। ठीक है, इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉइल मतलब जब ड्राई है सॉइल, तब उसमें जो पानी आया है सबसे पहली बार, उसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा? जब सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब उसमें अच्छा खासा पानी भर जाएगा, तब जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वाटर का ड्यू टू द ग्रेविटी, उसे हम बोलेंगे परकोलेशन। ठीक है, सबसे पहले होगा इनफिल्ट्रेशन अनसैचुरेटेड यानी ड्राई सॉइल में। फिर जब वो अच्छा खासा उसमें पानी भर जाएगा, नियरली सैचुरेटेड हो जाएगी वो सॉइल, मतलब पानी अच्छे से भर जाएगा पोर्स में, उसके बाद जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी पानी की ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसे हम बोलेंगे परकोलेशन। ठीक है, उसके बाद होता है सीपेज। सीपेज क्या होता है? इट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड और वी कैन से लेटरल मूवमेंट, ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल is seepage, and water losses from the irrigation channel or canal is mainly due to the seepage। जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वाटर का, या फिर हम बोले लेटरल मूवमेंट होता है वाटर का सॉइल में, उसे हम बोलते हैं सीपेज। ठीक है, एक तो होते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट जो इनफिल्ट्रेशन में हो रहे हैं, परकोलेशन में हो रहे हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो किस में हो रहे हैं? सीपेज में हो रहे हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि वाटर लॉसेस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल और कैनाल इज मेनली ड्यू टू infiltration, percolation, seepage, leaching, तो आंसर विल बी seepage। ओके, then leaching is the downward movement of nutrients and salts from the root zone with the help of water। यानी जब पानी सॉइल में आता है तो उस सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, और जब पानी नीचे जाता है, नीचे ड्रेन होता है, तो वो पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, सॉल्ट जो है नीचे चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, देन परमिएबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द एज विद विच द सॉइल ट्रांसमिट्स एयर और वाटर। ठीक है, किस रेट से जो है सॉइल, मतलब किस एज के साथ जो है सॉइल एयर और वाटर को ट्रांसमिट करती है, उसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, किस एज के साथ मतलब बोल रहे हैं कि कितना जल्दी एयर और वाटर जो है मूव कर सकते हैं सॉइल से, उसे ही बोला जाता है परमिएबिलिटी। इन सिंपल टर्म्स कि कितने फास्ट एयर और वाटर का मूवमेंट हो सकता है सॉइल का, उसे ही बोला जाता है परमिएबिलिटी। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, किसी भी सब्सटेंस से कितनी हीट ट्रांसमिट हो रही है, किसी भी सब्सटेंस से कितनी हीट ट्रांसमिट हो रही है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, कितनी हीट ट्रांसमिट हो रही है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में। ठीक है, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कैसे आई? हीट के लिए हमने लिखा कैलोरी, अपॉन टाइम के लिए हमने लिखा सेकेंड। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हमने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब विद यूनिट लेंथ, टेम्परेचर विद यूनिट लेंथ, तो टेम्परेचर के लिए हमने लिखा डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ग्रेडियंट ना, तो टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, लेंथ इन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या यूनिट बची? कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऐसे इसकी यूनिट है, ये आप इजीली याद रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। एंड दिस थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना ज्यादा है सॉइल में, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होगी। ठीक है, सॉइल टेक्सचर कैसा है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, मिनरलोजी कैसी है,
मतलब है ना, मिनरल कंपोजिशन कैसा है सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर कितना है सॉइल में, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा या मैं कहूँ वेटनेस बढ़ेगी तो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, मॉइस्चर बढ़ने पर या वेटनेस बढ़ने पर थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज अप टू सर्टेन लिमिट। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, पोरोसिटी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में क्या आ जाएंगे, पोर्स आ जाएंगे। ये तो पार्टिकल्स है और ये क्या है, बड़े बड़े पोर्स आ गए इनके बीच में। पोर्स आने की बीच वजह से जो ये पार्टिकल्स है इनके बीच में कांटेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, और कांटेक्ट कम होने की वजह से जो है थर्मल कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ओके, इसके बाद अगर हम देखें बल्क डेंसिटी के बारे में, तो बल्क डेंसिटी अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होने पे ही तो बल्क डेंसिटी इंक्रीज होती है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है इसका मतलब कॉम्पैक्शन हुआ है। ठीक है, कॉम्पैक्शन हुआ है मतलब पार्टिकल्स पास पास आ गए होंगे, और पार्टिकल्स अगर पास पास आएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वेटनेस इंक्रीज होने पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज है अप टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से पोरोसिटी बढ़ जाती है, पोरोसिटी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद अगर हमने देखा तीसरा, वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है कॉम्पैक्शन हुआ है, कॉम्पैक्शन हुआ है मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो गया है, स्पेस कम हो गया है तो मतलब कांटेक्ट में आ गए पार्टिकल्स, और कांटेक्ट में अगर पार्टिकल्स आ गए तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कॉम्पैक्ट सॉइल हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, देन लूज सॉइल्स, ये हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर देखें अगर थर्मल कंडक्टिविटी का, तो सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा, फिर लूमी सॉइल्स में, फिर क्ले सॉइल्स में, देन पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स में। ओके, एक रेशो भी है क्वार्ट्ज वाटर एंड एयर की थर्मल कंडक्टिविटी का, ये भी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। इट इज 363:24:1। थर्मल कंडक्टिविटी का रेशो है क्वार्ट्ज वाटर और एयर के लिए 363:24:1। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस की अगर आपको टेम्परेचर राइज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। किसी 1 ग्राम सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेस करने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसे ही बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। तो यूनिट भी इसकी बहुत क्लियर है, कितनी हीट चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जा सके। तो हीट के लिए कैलोरी, ग्राम तो ग्राम में ही आएगा, और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यूनिट इसकी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इट्स वेरी इजी। देन स्पेसिफिक हीट फॉर क्वार्ट्ज इज 0.19 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सॉइल मिनरल्स के लिए स्पेसिफिक हीट है 0.18, ऑर्गेनिक मैटर के लिए 0.46, एंड वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट इज 1। ओके, देन फॉर आइस इट इज 0.5, एयर के लिए 0.25, क्ले के लिए 0.22, कैओलिनाइट क्वार्ट्ज के लिए 0.19, फेल्ड्स्पार के लिए 0.2, एंड फॉर माइका इट इज 0.21। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक हीट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फॉर क्वार्ट्ज, फॉर ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, सॉइल मिनरल्स, ठीक है, फॉर आइस। ओके, देन नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। Who is the father of soil physics? Daniel Hillel. ओके, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स डैनियल हिलेल। ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं।
ठीक है, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ओके, फादर ऑफ सॉइल साइंस, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स डैनियल हिलेल। ही आल्सो गेव द टर्म इनफिल्ट्रेबिलिटी। ठीक है, इनफिल्ट्रेबिलिटी टर्म किसने दिया? डैनियल हिलेल ने। Then tensiometer, which is also known as aerometer, it is used to measure metric potential of the soil, but it can measure only up to 0 to 0.85 bars soil moisture tension. ठीक है, what is the limit of the soil moisture tension that tensiometer can measure is 0.85 bars. ठीक है, then indicator plant for permanent building point is sunflower. ओके, ये हमने पहले भी देख लिया है पॉइंट। प्रेशर प्लेट एपरेटस जो है कितने सॉइल मॉइस्चर टेंशन तक मेजर कर सकता है? अप टू 15 बार्स, 1 to 15 बार्स। ओके, देन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज स्टीफन हेल्स, एंड ही स्टीफन हेल्स आल्सो गेव द टर्म रूट प्रेशर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी पूछे तो जेसी बॉस, एंड ही गेव रूट पल्सेशन थ्योरी। ठीक है, स्टीफन हेल्स इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड ही गेव द टर्म रूट प्रेशर। एंड हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी? जेसी बॉस, एंड ही गेव रूट पल्सेशन थ्योरी। ओके, then bird soil day is celebrated every year on 5th December. Okay, and the theme of bird soil day for 2024 is future of soil health. Okay, future of soil health was the theme for the bird soil day 2024. इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स पूछा जाए तो 2015। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब आई थी? 19 फरवरी 2015 में। ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज ऑन 19 फरवरी 2015। ठीक है, एंड टैग लाइन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड इज स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, टैग लाइन फॉर सॉइल हेल्थ कार्ड इज स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, एंड सॉइल हेल्थ कार्ड इज रिन्यूड एवरी 3 years। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड का रिन्यूअल कितने साल में होता है? इन एवरी 3 years। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। इन today's lecture we covered the remaining topics of the soil physics. If you have any doubt related to the content, you can just simply comment your doubt in the comment section. I will look into it, and I will try to reply each and every doubt, so don't worry about it. And these are the courses which are available for you guys, which will help you to prepare for different examinations. IBP CFO batch, then ICRP, AICE PhD batch, ASRB NET batch, ठीक है, PG exam batch, and this is the target batch, and this is the foundation batch for ICR AIA PG examination. So you can join these courses which are available. You can visit our website www.agriaddict.in, and you can also contact us on this number. So thank you very much for watching the video. See you in the next video.